हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी का रैपिड करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज में। ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसके अंदर हम लोग प्रीलिम्स ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को बहुत स्पीड में रिवाइज करेंगे। अगर आपको लगता है कि इस टॉपिक से कोई भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का टॉपिक छूट गया है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर से बताएं, जिससे कि बाकी स्टूडेंट भी उन टॉपिक्स को पढ़ के एग्जामिनेशन हॉल में बैठे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो बात कर रहा है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के बारे में, जो 50 साल की हो गई, यानी एनपीटी। एनपीटी जैसे आपको पता है एक ऐसी संधि है जिसके तहत न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को रोका जाता है कि और न्यूक्लियर वेपन्स ना फैलें। ये आया था 1970s में और अभी इसके 50 साल पूरे हो रहे हैं, तो ये इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनाता है। तो एनपीटी का यूज़ क्यों किया गया था? एनपीटी का यूज़ इसलिए किया गया था ताकि दुनिया में न्यूक्लियर वेपन्स और ना बढ़ें। और जो वेपन स्टेट्स हैं, ये कैटेगराइज करता है दुनिया को दो तरह से, एक वेपन स्टेट्स, एक नॉन वेपन स्टेट्स। तो वेपन स्टेट्स इनके हिसाब से कौन कौन से हैं? रशिया, यूएसए, चाइना, यूके। पाँचवा कौन है बताइए? किसके पास न्यूक्लियर वेपन है? यूएस, रशिया, चाइना, यूके और फ्रांस। और बाकी कुछ देश जैसे इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल, नॉर्थ कोरिया, इनको माना जाता है इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, पर अभी इनको वो दर्जा नहीं दिया गया, तो वो बाकी कैटेगरीज में ही आते हैं। तो इसके अंतर्गत बात ही की गई थी कि दुनिया में अब न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन नहीं होगा। और ये प्राइमरली 3 गोल के हिसाब से काम करता है एनपीटी। एनपीटी का पहला गोल है कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र नहीं होगा। दूसरा मतलब 3 पिलर कह सकते हैं। पहला पिलर है कि न्यूक्लियर ट्रांसफ़र नहीं होगा किसी भी देश में किसी दूसरे देश से, जो कि वेपन्स के लिए यूज़ हो सके। दूसरा, न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट होगी। अब जो है दुनिया में न्यूक्लियर वेपन्स और नहीं बनाए जाएंगे, इसकी बढ़ोतरी नहीं होगी। और तीसरा, जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसका पीसफुल इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसके अंतर्गत ही फिर हम IAEA की बात करते हैं, जो एक संगठन है जो कि न्यूक्लियर एनर्जी की देखरेख करता है कि वो कोई देश उसका इस्तेमाल वेपन्स बनाने के लिए ना कर पाए। तो ये एक बाइंडिंग मल्टीलैटरल ट्रीटी है जिसमें इंडिया एक नॉन सिग्नेटरी है। इंडिया ने साइन नहीं किया है, ना पाकिस्तान ने किया है, ना इंडिया ने किया है, ना इसराइल ने किया है। और इन देशों ने क्यों नहीं किया? कि इनका मानना है कि भाई हमें भी आप मान्यता दीजिए न्यूक्लियर स्टेट की। तो ये हर 5 साल पे कॉन्फ्रेंस अपने आप को रिव्यू करती है कि कितना कार्य हो रहा है और किस कदर डेवलपमेंट हो रही है इस सेक्टर में। एक और टॉपिक न्यूज़ में था यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर असल में एक पार्ट है यूनिवर्सल इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ट्रीटी का, और यूएन ने इसको 1984 में अडेप्ट किया था, जिसके तहत कोशिश की जाती है कि दुनिया में टॉर्चर ना हो कोई। ये टॉर्चर बंद करता है, चाहे वो किसी भी सीमा बल के द्वारा किया जा रहा हो या पुलिस के द्वारा किया जा रहा हो। तो इसके लिए जो स्टेट है उनको ये बाध्य करता है कि आप ऐसे लॉ बनाइए और लोगों को ऐसे देश में मत भेजिए जहाँ उनके साथ टॉर्चर हो सकता है। इसलिए कई बार आप देखते होंगे न्यूज़ में रहता है कि फला कोर्ट ने बोला है कि ये अपराधी को हम इंडिया नहीं भेज सकते, इंडिया में से खिलाफ टॉर्चर हो सकता है। तो एज़ पर इंटरनेशनल लॉ, एज़ पर दिस कन्वेंशन, ये भी रोकथाम की गई, आप किसी को ऐसे स्टेट में भेजिए जहाँ उसके खिलाफ टॉर्चर हो सकता है। तो जब से कन्वेंशन फोर्स में आया, इसका मेन एम क्या है? टॉर्चर को ख़त्म करना। कोई भी ऐसी तरह की डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट किसी ह्यूमन को नहीं मिलनी चाहिए जो उसकी मानवता के खिलाफ है। तो कमिटमेंट अगेंस्ट टॉर्चर अगेन एक बॉडी है, कमिटी अगेंस्ट टॉर्चर, जो कि ह्यूमन राइट्स एक्सपर्ट्स की है, जो देखती है कि इस कन्वेंशन का देश पालन कर रहे हैं या नहीं। तो अनकैट को देखरेख के लिए CAT बनी हुई है, कमिटी अगेंस्ट टॉर्चर। अनकैट यूएन के अंतर्गत आती है। क्या कोशिश है इसकी? कि एक कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ की तरह इसको देखा जाता है कि टॉर्चर नहीं होना चाहिए। क्या इंडिया इसका सिग्नेटरी है? हाँ है, लेकिन इंडिया ने इसको रेटिफाई नहीं किया है। इंडिया, पाकिस्तान, चाइना ऐसे कुछ देशों ने इसको अभी तक इस कन्वेंशन को रेटिफाई नहीं किया है, तो इंडिया बाध्य नहीं है इसको फॉलो करने के लिए, राइट। ये हो गया इसकी बात। अगला पॉइंट आता है काटसा के बारे में। काफ़ी न्यूज़ में था ये पॉइंट भी। काटसा मतलब काउंटिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। ये US की स्पेशल एक एक्ट है जिसके तहत जो भी उन्हें लगता है कि उनके जो दुश्मन है उसके साथ मिलकर काम कर रहा है, तो वो उनके खिलाफ फंडिंग रोक सकता है, उनके साथ बिजनेस रोक सकता है, तो उनके खिलाफ सैंक्शन लगा सकता है। तो यूएसए का ऐसा मानना है कि इंडिया और जो उसके बाकी पार्टनर्स हैं उनको ट्रांजैक्शन रोकनी चाहिए रशिया के साथ, ईरान के साथ। ऐसा इसलिए करता है अमेरिका ताकि उनका ऐसा मानना है कि इंटरनेशनली कुछ रोग स्टेट्स हैं, तो अगर आप हमारे साथ या तो काम करिए या इनके साथ काम करिए। तो कहा गया था कि इंडिया को रशिया से, जो इंडिया ट्रम्प S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीद रहा था, उसके खिलाफ वो काटसा लगा के इंडिया को वो सेल रोकने की बात की जाएगी। और काटसा के अंतर्गत वो सैंक्शन लगाते हैं, और अभी इन्होंने सैंक्शन लगाए हुए रशियन ऑयल इंडस्ट्री के ऊपर, ईरान के ऊपर, डिफेंस सिक्योरिटी सेक्टर रशिया का स्पेसिफिकली है जो है वो वहाँ इसलिए लगाया गया कि यूक्रेन में जब उन्होंने हमला किया था तो उन्होंने कहा था इंटरनेशनल ट्रीटी के खिलाफ है, इसीलिए रशिया के साथ इंडिया को कोई डील नहीं करनी चाहिए क्योंकि इंडिया US का पार्टनर है।
और S-400 क्या है, तो एक एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि एक साथ कई सारी मिसाइलें जो आपकी तरफ आ रही हैं उसको ट्रैक कर सकता है और रोक सकता है। तो इसलिए काफ़ी सफल एक तरह का ये डिफेंस सिस्टम है जो इंडिया को चाहिए, ताकि इंडिया के बॉर्डर्स और सिक्योर हो जाएं विज़ चाइना एंड पाकिस्तान। तो ये हो गई बात कार्डसा की, किस देश की है, क्या काम करती है, हमने जान लिया। अगली बात है इस्तांबुल कन्वेंशन की। इस्तांबुल कन्वेंशन असल में न्यूज़ में रहा क्योंकि पोलैंड ने बोला कि वो इससे विड्रॉ कर लेगा। तो इस्तांबुल कन्वेंशन असल में कन्वेंशन है जो कि काउंसिल ऑफ यूरोप कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत EU और कुछ देशों ने मिलकर कन्वेंशन साइन किया था कि उनके देशों में महिलाओं के खिलाफ हिंसा नहीं होगी। उसके तहत कुछ कानून बनाए गए थे और ये काउंसिल ऑफ यूरोप कमेटी की मिनिस्ट्री ने 2011 में अपना लिया था। तो अब पोलैंड इससे बाहर निकला है और इससे पहले टर्की ने भी अपने आप को इस्तांबुल कन्वेंशन से बाहर खींच लिया था। तो ये इस्तांबुल कन्वेंशन में कहा था कि इतना मिनिमम स्टैंडर्ड तो सेफगार्ड होना ही चाहिए महिलाओं के लिए, और जब कंट्रीज़ को रेटिफाई करती है कोई भी इस कन्वेंशन को तो वो बाध्य हो जाती है, लीगली बाउंड हो जाती है कि इसको फॉलो करें। अभी तक 45 कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन यूनियन है और बाकी कुछ देश इसमें और हैं। तो ये यूरोपियन काउंसिल की जो बात करें तो EU से अलग है, इसमें और देश का भी पार्ट है। काउंसिल ऑफ यूरोप ऑल 47 मेंबर्स, इसमें 27 मेंबर्स EU के हैं और बाकी मेंबर्स और हैं। तो याद रखिए इनका काम है क्या करना, ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ को आगे बढ़ाना। तो किस देश ने इससे बाहर खींचे हाथ, पोलैंड और टर्की ने। तो बात ये थी कि क्यों आखिर में ऐसा कह रहे हैं, तो टर्की का ऐसा कहना था कि जो LGBTQ है वो ये उसे भी कैटेगराइज करता है, हम उसे नहीं मानते, या फिर पोलैंड को कहा था कि उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के खिलाफ जा रहा है ये। तो ये रीजंस थे। अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ITER यानी इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट रिएक्टर के बारे में। तो ये एक अपने ईयर लॉन्ग असेंबली फेज में पहुंच चुका है और दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंटल फ्यूजन रिएक्टर है जो कि कहाँ पर अवस्थित है, ITER फ्रांस में। इंडिया भी इसकी उन देशों का मेंबर है जो इसके मेंबर्स हैं जो इस पर काम कर रहे हैं। तो ख़ास बात यह ITER की यहाँ पर इसे कहा जाता है कि अभी तक का सबसे कॉम्प्लेक्स साइंस प्रोजेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये एक फ्यूजन रिएक्टर है। फ्यूजन में मान लीजिए हाइड्रोजन मिलके फ्यूज़ करके एक हैवियर हीलियम बनाते हैं, राइट। तो और ये जो हीलियम बनाते हैं इसमें ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है और यहाँ ऐसा कहा जाता है कि जो इसका कोर है वहाँ पर इतनी ज़्यादा एनर्जी है जिसकी वजह से हम देखते हैं कि प्लाज्मा जनरेट होता है। प्लाज्मा जिसे फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी कहते हैं। हमें पता है 3 स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड आइस। प्लाज्मा इज कंसिडर्ड एट फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, जहाँ पर इतना ज़्यादा हीट होती है कि किसी अगर आपने थोड़ी बहुत केमिस्ट्री पढ़ी है तो जो एक नॉर्मली एटम होता है उसके ठीक बीच में न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रल जो उसका सेंटर होता है, न्यूक्लियस जहाँ होता है, वहाँ पे न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते हैं और उसके आसपास इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है ताकि वो स्टेबल रहे एटम। लेकिन इतनी गर्मी हो जाती है कि जो इलेक्ट्रॉन इसके चक्कर लगा रहे होते हैं वो निकल के बाहर आ जाते हैं। तो इसकी वजह से ये जो बैलेंस है ख़राब हो जाता है और ये जो भी न्यूट्रल एटम है वो असल में आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो उसकी स्टेट चेंज कर देते हैं। तो जब प्लाज्मा होता है तो एक तरह से ये इस तरह का सॉलिड, लिक्विड, गैस 3 हो गए। आपने सॉलिड गर्म किया, लिक्विड बना, लिक्विड को और गर्म किया तो गैस बना। अब गैस को नेक्स्ट स्टेज तक आप गर्म करेंगे तो ये बन जाएगा जहाँ पर एक तरह का एक सूप बन जाता है, जहाँ पर आपका सुपर हीटेड मैटर है ये, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स अलग हो गए हैं और आयन्स अलग हो गए हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अलग अलग हो गए हैं पार्टिकल्स। तो ये होता है प्लाज्मा की स्टेट में। यहाँ जो रिएक्टर है वहाँ पर जो न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है वहाँ पर इतना ज़्यादा एनर्जी का सोर्स है कि कहीं कहीं वहाँ पे प्लाज्मा भी कोर में 2025 तक ये जनरेट करना स्टार्ट कर देगा। तो ये बात हो गई इसकी। और ये पहला इंडस्ट्रियल स्केल फ्यूजन रिएक्टर है। हम फिजन देखते हैं बहुत ज़्यादा। फिजन में एक को आप तोड़ते हैं 2 में, एटम को 2 हिस्सों में। फ्यूजन में 2 टुकड़े मिलके एक बनाते हैं, हैवियर मेटल में फॉर्म करते हैं। तो कौन सी कंट्रीज़ इसमें प्रोजेक्ट में काम कर रही है? 7 मेंबर कंट्रीज़ है। याद रखिए ITER है कहाँ? फ्रांस में। 7 मेंबर्स इसके साथ हैं जिसमें EU है। अब EU मतलब EU के सारे देश हो गए। EU है, इंडिया है, चाइना है, जापान, USA एंड साउथ कोरिया एंड रशिया, राइट। जो 2 देश आपको यहाँ मेंशन नहीं मिल रहे हैं, फ्रांस और जर्मनी, क्या वो EU का पार्ट हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे, EU का पार्ट है। इसमें UK नहीं है, याद रखिए। तो ये हो गई बात ITER की। तो ITER में जैसे मैंने बताया फ्यूजन क्या होता है वो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है। अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल बात करता है इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स की, ICCPR। ICCPR इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि दुनिया में हमने देखे बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशन हो रही है सरकार के खिलाफ। और कई देशों में, सिंगापुर की बात कर लें आप, इंडिया में भी कुछ समस्याएं देखी गई थी और दुनिया भर में देखा गया है प्रॉब्लम्स चल रही हैं। खासतौर पे चाइना में कई जगह देखा, टर्की में देखा गया, US में देखा गया, बाकी जगह तो छोड़िए।
तो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स जो हैं ह्यूमन राइट्स कमेटी के, उन्होंने एक नया राइट ऑफ पीसफुल असेंबली को लेके एक नया एक विज्ञप्ति छापी है। इसके मुकाबले में इस कमेटी ने कहा है कि वो मॉनिटर करेंगी कि कंट्री जो इंटरनेशनल कॉन्वेंट है सिविल और पॉलिटिकल राइट्स का, जो कि यूएन के आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है, जिसके तहत राइट टू पीसफुल असेंबली है, उसका सही से पालन कर रहे हैं कि नहीं। यानी जो इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स है उसका ठीक से पालन देश कर रहे हैं कि नहीं। तो पहली बात कि इंटरनेशनल कॉन्वेंट है क्या ये सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स का, ये असल में एक मल्टीलैटरल ट्रीटी है, मतलब कई देशों ने मिल के करी है, जो कि यूएन की जनरल असेंबली के द्वारा अडॉप्ट की जा चुकी है, और इसको मॉनिटर करता है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन। इसके तहत लोगों के कुछ पॉलिटिकल राइट्स हैं, कुछ राइट टू लाइफ, रिलीजन, फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह है, तो इसको देखना स्टेट की जिम्मेदारी है, इसको इंश्योर करना। तो अभी इसके 74 सिग्नेटरी हैं और 168 पार्टीज़ हैं। इंडिया ने रेटिफाई किया हुआ है, लेकिन अभी तक इसके लिए लेजिस्लेशन पास नहीं किया, तो इसको जो साइन करेंगे वो लेजिस्लेशन भी पास करते हैं। सो दिस इज द सिनेरियो ऑफ ICCPR. Then we move to next topic, which is India-EU science and tech cooperation. So regarding this, we have seen that कि India and EU has been partners for long, काफ़ी टाइम से रहे हैं, और अराउंड 2020 से लेकर 25 तक में ये रिन्यू कर रहे हैं अपने आर्टिकल साइंटिफिक एग्रीमेंट, साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन को लेके। तो पहले जो ये कोऑपरेशन होता था वो मोस्टली होता था सोसाइटी की इम्प्रूवमेंट के लिए, फोकस एरिया इसका सोसाइटी के लिए हुआ करता था। अब इसमें हम देख रहे हैं कि साइंस एंड टेक की कोलैबोरेशन वो इकोनॉमी के एरियाज़ में भी करेंगे, तो बहुत फ़र्क है। जब आप सोसाइटी की बात करते हैं तो कुछ चीज़ें होती हैं जो सिर्फ आप एनवायरनमेंट या फिर अपलिफ्टमेंट के लिए कर सकते हैं। जब आप इकोनॉमी सेक्टर में लाते हैं तो उसके पैराडाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो 2001, 2007 और 2015 में, 7 और 15 में रिन्यू हो चुका है, 2001 में ये इशू किया गया था, तो 2020-25 का इसका तीसरा चरण अभी चल रहा है। तो इस बार जो फोकस एरिया है वो है वाटर, ग्रीन ट्रांसपोर्ट, ई मोबिलिटी, क्लीन एनर्जी, बायो इकोनॉमी, हेल्थ और ICT यानी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, राइट। तो ये एग्रीमेंट कोऑपरेशन को बढ़ाएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च एरिया को इकोनॉमिक एंड सोशल बेनिफिट के लिए। इकोनॉमिक बेनिफिट जैसे मैंने बताया, इसका होराइजन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। पिछले 5 सालों में इंडिया EU रिसर्च टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ने कई सारे सोसाइटिकल चैलेंजेस पे काम किए हैं, हेल्थ केयर, वाटर, फूड एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये किसकी बात थी? इंडिया और EU साइंस एंड टेक कोऑपरेशन की। इसके बाद बात आती है इंडस वाटर ट्रीटी की। ये न्यूज़ में रहा क्योंकि इंडिया ने ऐसा बोला, पाकिस्तान ने बोला था इंडिया को कि आप हमारे साथ नॉर्मली साल में 2 बार इसके ऊपर एक मीटिंग होती है जहाँ डेटा शेयर किया जाता है, कितना वाटर यूज़ हो रहा है और कहाँ पर क्या प्रोजेक्ट बन रहे हैं और क्या उनकी स्थिति है दोनों देशों के अंतर्गत एज पर द रूल्स ऑफ द ट्रीटी। 2 बार साल में बैठक होती है। इस बार उन्होंने कहा था कि आप अटारी बॉर्डर पर रखिए, चेक पोस्ट पर ये मीटिंग, लेकिन इंडिया ने उसके लिए मना कर दिया कि भाई अटारी बॉर्डर पर मीटिंग तो नहीं होने वाली है। तो इसलिए न्यूज़ में रहा। तो थोड़ी बहुत जानकारी हमें होनी चाहिए, व्हाट इज़ इंडस वाटर ट्रीटी। तो जो इंडस रिवर सिस्टम है उसके अंतर्गत जो 5 नदियां हैं जो बहती हैं, ये उन रिवर्स के वाटर शेयरिंग के ऊपर है, क्योंकि इंडिया इज़ अपर स्ट्रीम कंट्री, जहाँ से वो नदियां बह के नीचे लोअर स्ट्रीम पाकिस्तान में जाती हैं। तो जो 1960 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये समझौता हुआ और ये वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीटी है जिसे कि ब्रोकर किया था वर्ल्ड बैंक ने। इसके तहत जो ईस्टर्न रिवर्स हैं उसका कंट्रोल इंडिया के पास है, 20 रावी सतलज, जिसका एक्सक्लूसिव यूज़ इंडिया करेगा, और जो वेस्टर्न रिवर्स है इंडस, झेलम और चेनाब, वो पाकिस्तान को दिया गया। उसमें जिसमें केवल जो कुछ हिस्सों का इस्तेमाल भारत कर सकता है, चाहे वो डोमेस्टिक हो, नॉन कंजम्पशन हो और एग्रीकल्चर यूज़ हो। तो ये जो ईस्टर्न रिवर्स है वो टोटली इंडिया के पास है। वेस्टर्न रिवर्स में कुछ बेसिक कार्य छोड़ के बाकी सब वो पाकिस्तान के पास है। तो वहाँ आप डैम बनाते हैं तो विवाद होता है, कुछ कार्य करते हैं तो विवाद होता है। तो इसलिए न्यूज़ में रहा काफ़ी टाइम से, क्योंकि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा था कि इंडिया अपने शेयर का पूरा इस्तेमाल नहीं करता है ईस्टर्न रिवर्स में। हालांकि जो इंडिया ने डैम्स बनाए हैं वो ऑलमोस्ट 95% जो वाटर है उसका कुछ ना कुछ उपयोग इंडिया कर ले रहा है, लेकिन और वहाँ पे स्कोप है उस वाटर को यूज़ करने का, तो इंडिया का हक है। देन कुछ जो हिस्सेदारी उसको वेस्टर्न रिवर्स में भी मिली है फॉर एग्रीकल्चर, नॉन कंजम्पशन यूजेज या डोमेस्टिक यूजेज के लिए, वहाँ भी वो काम कर सकता है। तो दोनों देश एक दूसरे के डैम की जानकारी रखते हैं थ्रू दिस इंडस वाटर ट्रीटी। और इंडिया का ऐसा मानना है कि पाकिस्तान को कुछ ज़्यादा ही फ़ायदा इस ट्रीटी के अंतर्गत हुआ है, और काफ़ी जगह न्यूज़ रही थी कि शायद इंडिया रीनेगोशिएट करने की बात करे। तो वही उसी के तहत साल में 2 बार मिलना होता है। मैकेनिज्म फॉर कोऑपरेशन एंड इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज इसका मेन मुद्दा है। मैकेनिज्म फॉर कोऑपरेशन एंड इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज। इन्फॉर्मेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है एक्सचेंज करना ताकि रिवर ठीक से बह सके, उनको पता रहे, क्योंकि उनकी इकोनॉमी भी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है जिसको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इंडियन डैम जो है इंडस रिवर पे बहुत सारे बने हुए हैं, जैसे भाखड़ा डैम है,
पोंग पोडोंग टैंग है, थीन रावी के ऊपर है, 20 सतलज लिंक है, माधोपुर 20 लिंक है, इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट है। तो ये डैम ने ऑलमोस्ट इंडिया के 95% वाटर जो है वो यूटिलाइज करने में मदद की, जो मैंने पहले बोला। लेकिन और अपॉर्चुनिटी अभी है इंडिया की, जो इंडिया तलाश रहा है, जिसको देख के ऑब्वियसली पाकिस्तान बोलता है कि इंडिया कोशिश कर रहा है हमारा पानी डाइवर्ट करने के लिए, राइट। ये बात हो गई उसकी, तो थोड़ी बहुत जानकारी हो गई। नेक्स्ट में मूव टू इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन 182। तो ILO की जो कन्वेंशन थी 182, ये यूनिवर्सली रेटिफाई हुई जब टोंगा ने चाइल्ड लेबर को बैन कर दिया। अब यूनिवर्सली रेटिफाई सबने कर दिया, तो ये है क्या कन्वेंशन 182? काफ़ी इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है। ये 1999 में अडॉप्ट की गई थी। इसके तहत सेक्सुअल या फिर आर्म्ड डिप्लोइटेशन ऑफ चिल्ड्रन आर नॉट अलाउड, या फिर जो भी ऐसी कंडीशन है जहाँ पर बच्चे काम करें, उनके सेहत को नुकसान है, वहाँ पे उनको यूज़ नहीं किया। चाइल्ड लेबर इन एक्सप्लॉयटेटिव कंडीशन इज बैंड अंडर दिस कन्वेंशन। तो अब ग्लोबली सबने इसको रेटिफाई कर दिया है। तो ये कन्वेंशन ILO के 1973 मिनिमम एज कन्वेंशन का ही पार्ट है। 1973 मिनिमम एज कन्वेंशन के अंतर्गत ये कोशिश करते हैं कि कम से कम एक एज हो जिसके नीचे कोई भी देश बच्चों को काम पे न लगाए। तो ये जो कन्वेंशन है ये बात करता है प्रोहिबिशन एलिमिनेशन ऑफ वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर इंक्लूडिंग स्लेवरी, फोर्स लेबर एंड ट्रैफिकिंग। तो इसी में कन्वेंशन 182 आता है। इंडिया ने 182 रेटिफाई कर रखा है और मिनिमम एज वर्किंग की दे रखी है। इंडिया ने भी बोला है कि वो कम्प्लीटली एलिमिनेट करेगा चाइल्ड लेबर को, और प्रोहिबिट भी करता है ये 82 आर्म कॉन्फ्लिक्ट, प्रोस्टिट्यूशन या पोर्नोग्राफी में, इलीगल एक्टिविटीज़ में जो कि हज़ार्डस एरियाज़ के पास हो, जो ऑब्वियसली समझने वाली बात है। तो हमने देखा कौन सा ये कन्वेंशन था 182। अब बात करते हैं जो बॉडी का ये 182 कन्वेंशन है वो कौन सी बॉडी है, वो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन असल में UN की एजेंसी है, और ये एक ट्रीपैट्रिएट बॉडी है जिसके 3 धड़ों से ये डील करता है, गवर्नमेंट से, यूनियन से और एम्प्लॉयर्स से, तीनों से। तो इकलौती ऐसी ग्लोबल बॉडी है जो तीनों तरह से वो बात करता है, जहाँ एम्प्लॉयर्स भी आते हैं, वर्कर्स को भी साथ लाते हैं, और स्टेट्स के लोगों को भी साथ लेके ये बात करता है तीनों लेवल पर। इंडिया वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ ILO है, और कहाँ इसका हेडक्वार्टर्स है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, और इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है इकोसॉक। तो कुछ बेसिक से जानकारी है वो आपको पता होगी ही, रिव्यू होगा थोड़ा कि किसके अंदर आएगा, तो इकोसॉक के अंदर आएगा। कहाँ पर हेडक्वार्टर्स है? जेनेवा में है, एंड देन इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर। तो इंडिया ने रेटिफाई किए हैं 47 आउट ऑफ 189 ILO कन्वेंशन, जिसमें जो C-138 है और C-182 है चाइल्ड लेबर से रिलेटेड है। याद रखिए C-138, C-182। तो अगर कभी क्वेश्चन आ गया कि C-138 और C-182 कन्वेंशन किस चीज़ के हैं, तो आपको हो सकता है मान लीजिए क्या कोई एलोट्रॉप है ये, क्या किसी का न्यूक्लियर फार्मूला है, क्या है ये? तो ये एक लेबर लॉ के कन्वेंशंस हैं जो कि इंडिया ने हाल में ही रेटिफाई किए हैं रिगार्डिंग चाइल्ड लेबर, राइट। देन वी मूव टू अब्राहम अकॉर्ड्स। अब्राहम अकॉर्ड्स हाल ही में साइन हुए बिटवीन फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ UAE एंड बहरीन, और ये इन्होंने किसके साथ किए? तो इजराइल के साथ किए। तो इजराइल के साथ बहरीन और UAE का ये एग्रीमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट मानता है कि गल्फ कंट्रीज़ में, अरब कंट्रीज़ ने प्राइमरली कोई एग्रीमेंट किया है इजराइल के साथ। तो वो इसके तहत ये तीनों देश आपस में एम्बेसीज बनाएंगे, कोऑपरेट करेंगे, और टूरिज्म, ट्रेड, हेल्थ केयर वगैरह के सेक्टर्स में काम करेंगे। ऑलरेडी ये जो इलाका है यहाँ पर काफ़ी तनातनी चलती है इजराइल और बाकी अरब कंट्रीज़ के बीच में, और इजिप्ट पहला ऐसा देश था जिसने 1979 में इजराइल के साथ एक एग्रीमेंट किया था। देन जॉर्डन ने 1994 में किया था। उसके बाद ये बहुत एक बड़ा लेवल है जहाँ पर बहरीन और UAE ने, और UAE ऑब्वियसली एक बड़ा देश है, उसकी बड़ी पहुँच है, इसलिए काफ़ी न्यूज़ में रहा था। तो किन के बीच अब्राहम अकॉर्ड्स हुआ है, क्या रेलेवेंस है, किस रीजन के, ये आपको पता होना चाहिए। देन वी मूव टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ रोड ट्रैफिक। तो ये असल में यूनियन गवर्नमेंट ने बोला है कि स्टेट और यूनाइटेड टेरिटरीज जो भी अपना ड्राइविंग परमिट देते हैं उसके पहले पन्ने पे इसके बारे में जानकारी दें, इस कन्वेंशन के बारे में कि कैसे और सेफ्टी के साथ रोड ट्रैफिक को मूव किया जा सके। ये पार्ट है जेनेवा कन्वेंशन ऑन रोड ट्रैफिक का, राइट। तो इस कन्वेंशन के अंतर्गत ये बताया जाता है कि कितना मिनिमम सेफ्टी इक्विपमेंट आपके पास होना चाहिए, क्या आइडेंटिफिकेशन मार्क्स होते हैं, कहाँ व्हीकल की ओरिजिन है वो उसमें पता है कि नहीं। तो ये जो कन्वेंशन है वो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन रोड एंड मोटर ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत आता है, और जो 1952 में बना था, और इंडिया ने इस कन्वेंशन 1949 में ही साइन कर दिया, तो रेटिफाई किया था 1952 में। तो याद रखिए इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ रोड ट्रैफिक इज साइंड एज वेल एज रेटिफाइड बाय इंडिया ऑलरेडी। और इसी के तहत एक और जो चीज़ है इंपॉर्टेंट वो है वियना कन्वेंशन ऑन रोड सेफ्टी, जो क्या बात करती है, जो बात करती है एक हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ साइंस सिग्नल्स की। बात ये कि अगर हर देश का अपना अलग खुद का सिग्नल हो जाए,
तो आप इंडिया से जाएंगे अमेरिका, कहेंगे भाई हमारे देश में तो ट्रैफिक रुकने में रेड होता था, चलने में ग्रीन होता था, यहाँ पे चलने में येलो हो रहा है और रुकने में ब्लैक हो रहा है। तो ये सब समस्याएं ना हो, एक साइन का मतलब एक ही हो हर देश में, उसके लिए एक हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ साइंस एंड सिग्नल्स लाया गया था कि हर देश में सेम मतलब होगा सेम सिग्नल का, और वो चीज़ को, ताकि कहीं भी आप जाएं तो आपको पता नहीं अच्छा इसका मतलब यही होता है। तो इसके अंदर 66 कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ हैं, यूरोप, एशिया, मिडल ईस्ट, एशिया और लैटिन अमेरिका में। तो ये कन्वेंशन साइन हुआ था 1968 में, 1977 में आ गया। लेकिन इंडिया इज़ नॉट अ सिग्नेटरी टू वियना कन्वेंशन ऑन रोड सेफ्टी। याद रखिए, इंडिया इज़ नॉट अ कन्वेंशन ऑन वियना कन्वेंशन ऑन रोड सेफ्टी का पार्ट इंडिया नहीं है, पर इंडिया इज़ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ रोड ट्रैफिक। अलग अलग है रोड सेफ्टी एंड रोड ट्रैफिक। साइंस तो इंडिया में भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, पर इंडिया उसका पार्ट नहीं है, राइट। आई होप क्लैरिटी मिल गई हो। दो अलग अलग चीज़ों की बात हो रही है। पहले जो बात हुई वो था इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ रोड ट्रैफिक, ये है वियना कन्वेंशन ऑन रोड सेफ्टी, इसमें इंडिया सिग्नेटरी नहीं है। देन वी मूव टू आरसेप, रीजनल कॉपरेशन कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जिसमें बहुत दिनों से इंडिया कोशिश कर रहा था एंट्री लेने की, मेंबरशिप ज्वाइन करने की, नेगोशिएशन हो रही थी, लेकिन अंततः इंडिया ने कहा कि इंडिया ज्वाइन नहीं करेगा, कि कई इसके जो लॉज हैं, कई इसके जो क्लॉज हैं, वो इंडिया की इकॉनमी में उतना भागीदारी नहीं रख पाएंगे। तो असल में जो 15 एशिया पैसिफिक की कंट्रीज़ हैं लेड बाय चाइना, उन्होंने ये साइन किया। पहले नॉर्मली था ये। आरसेप याद करने का सिंपल तरीका है, आसियान के 10 देश आपको याद ही होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है, तो नहीं याद तो याद कर लीजिए। जो आसियान यानी साउथ ईस्ट एशिया की 10 कंट्रीज़ प्लस पहले उनके 6 पार्टनर्स मिलकर ये साइन करने वाले थे। 6 पार्टनर्स में एक इंडिया भी था, इंडिया बाहर हट गया तो 5 बच गए। तो आसियान के अलावा जो 6 देश थे जिनमें इंडिया पार्ट नहीं रहा, चाइना, इंडिया, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तो कितने हो गए? यही वो देश हैं जो थे जिसमें से आपका इंडिया हट गया तो 5 बच गए। तो इन 5 देशों ने मिलके, और जापान ऑब्वियसली, इन देशों ने मिलके ये साइन कर लिया। तो ये ट्रेड ब्लॉक है और इनके तहत ये दुनिया के 30% ग्लोबल जीडीपी का हिस्सा रखते हैं और वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इनके बीच में हुआ है। इससे एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप होगी इस कंट्रीज़ के बीच में, ट्रेड काफ़ी इजी हो जाएगा, कई चीज़ों पे जीरो ड्यूटी होगी, टैरिफ रिडक्शन होगा। टैरिफ रिडक्शन से क्या होता है, सामान सस्ते दरों पे एक देश से दूसरे देश मूव कर पाते हैं, मूवमेंट ऑफ गुड्स फास्ट हो जाता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी बचाई जाती है कि अगर आपका लेट्स से बासमती राइस इंडिया की कोई है तो उसका नाम बासमती राइस रख के कोई और न बेच ले। इंडिया ने साइन क्यों नहीं किया? क्योंकि इंडिया को लग रहा था कि एफटीए लागू होने से चाइना के सस्ते प्रोडक्ट्स इंडिया में घुस जाएंगे, इंडिया के पूरे मार्केट को कैप्चर कर लेंगे, और जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स थी आईपी, उसको लेकर भी काफ़ी विवाद था इंडिया के साथ। और ये हो गई बात आरसेप की। आई होप क्लैरिटी मिल रही होगी आपको इसमें आरसेप क्या था और क्यों इंडिया ने इसको साइन नहीं किया। अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल बात करता है ओपन स्काईज ट्रीटी के बारे में। तो ओपन स्काईज ट्रीटी असल में साइन हुई थी किन किन के बीच में? तो कई सारे देश इसके मेंबर थे, कई देशों ने इसको साइन किया था, पर कुछ समय पहले यूएस ने बोला था कि वो ओपन स्काईज ट्रीटी से बाहर जा रहा है क्योंकि रशिया ने इसका गलत इस्तेमाल किया है। तो ये बात थोड़ी पुरानी होगी पिछले साल की। तो इस बार रशिया ने भी कहा कि हम भी विड्रॉ कर रहे हैं, तो अब ये दोनों देश इससे बाहर हो चुके हैं। तो ये 1992 में असल में साइन हुआ था, 2002 में एप्लीकेबल हुआ था। इसके तहत होता ये था कि लेट्स से रशिया चाहे तो यूएस से अपना एक विमान भेज सकता है एयर स्पेस के ऊपर से, देखने के लिए कि भाई उनके खिलाफ कुछ आक्रमण की तैयारी यूएसए तो नहीं कर रहा है। उससे पहले उनको नोटिस देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा वो किस रूट पे उड़ेंगे, कब उड़ेंगे, ताकि दोनों देशों को पता रहे कि हम उसके खिलाफ तो कुछ कर नहीं रहे हैं, तो जाओ भाई आके देख लो आप। तो ये म्यूचुअल ओपननेस की बात थी और इसके तहत आप देख सकते थे कि क्या एरियल इमेजिंग कर सकते थे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, लेकिन ये 72 घंटे पहले आपको बताना पड़ेगा और एग्जैक्ट फ्लाइट पाथ भी आपको 24 घंटे पहले बताना पड़ता था। इससे फ़ायदा हो सकता था कि भाई उनको ये शक ना हो कि हमारे खिलाफ न्यूक्लियर बॉम्ब्स लगा रहे हैं या हमारे खिलाफ अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों से मुक्ति के लिए एक तरीका था, लेकिन केवल जो अप्रूव्ड चीज़ें हैं वही मूव कर सकती हैं। ऐसा नहीं कि भैया आप बहुत बड़ा फाइटर प्लेन लेके चले जाओ जो उनकी खुद की देश के लिए खतरा है। तो ये अब खत्म हो गया। तो 34 देश अब इसमें पार्टी थे, जबकि कजाकिस्तान ने भी साइन किया है इसको, लेकिन उन्होंने रेटिफाई नहीं किया है। 34 स्टेट्स आर पार्ट ऑफ इट, बट इंडिया इज़ नॉट पार्ट ऑफ दिस ओपन स्काई ट्रीटी। इंडिया की ओपन स्काई एग्रीमेंट होते हैं कुछ देशों के साथ, जैसे यूएसए के साथ इंडिया का ओपन स्काई एग्रीमेंट है, तो वो इंडिया और यूएसए का बायलैटरल एग्रीमेंट है, उसके अलग नियम कानून होते हैं, वो इंडिया इंडिविजुअली करता है, ना कि ये ट्रीटी के अंतर्गत 34 देशों की जो ट्रीटी है 34 कंट्रीज से, उससे अलग है वो, राइट। इसी से चलता एक नया टॉपिक है न्यू स्टार्ट ट्रीटी, जो रशिया ने अप्रूव कर दिया हाल में कि जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी है वो एक्सटेंड करेगी अब
क्योंकि 2021 फेब में ये एक्सपायर कर गई थी। इस ट्रीटी के अंतर्गत रशिया और अमेरिका अपने न्यूक्लियर वारहेड को और रिड्यूस कर रहे हैं ताकि ज़्यादा स्ट्रेटजिक ऑफेंसिव जो हथियार है वो कम हो जाए, डिफेंस वाले ही रहे। तो नाम मात्र की चीज़ है वैसे ही। तो असल में 2011 से न्यू स्टार्ट हुआ था, न्यू स्टार्ट शुरू हुआ था, कहने का मतलब है इन्होंने इसके तहत कोशिश करी थी कि जो पहले जो ट्रीटीज चलती आ रही थी, स्टार्ट 1, फिर सॉट, फिर न्यू स्टार्ट। तो स्टार्ट 1 1991 में आया था, उसके बाद सॉट यानी स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी 2002 में आई थी, और जब ये ख़त्म हुई तो फिर न्यू स्टार्ट हुआ था 2011 में। तो इसको इस बार इन्होंने और एक्सटेंड कर दिया है। तो कोल्ड वॉर जब समाप्त हुई थी तो दोनों देशों ने आपस में एग्रीमेंट्स किए थे कि हम अपने न्यूक्लियर वारहेड्स को कम करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए थे और जो उसके व्हीकल्स हैं वो भी कम करेंगे। तो दोनों साइड्स ने बोला था 1600 स्ट्रेटेजिक डिलीवरी व्हीकल्स और 6000 वॉट से ज़्यादा हम नहीं रखेंगे, मतलब इससे ज़्यादा न्यूक्लियर हथियार वो नहीं रखेंगे। प्रेजेंटली कैपेसिटी बनाने की तो होगी ही, अगर जब बनाना चाहें तो तुरंत और डेवलप कर सकते हैं, लेकिन इस न्यू स्टार्ट ट्रीटी के तहत दोनों देश मान गए कि हम लिमिट करेंगे अपने न्यूक्लियर वेपन्स को। और जो ओबामा है उन्होंने पहले साइन करा था, अब बाइडेन के अंतर्गत ये और ज़्यादा एक्सटेंड होने वाली है। इसके तहत होगा क्या कि भाई अपने अपने हथियार कम करेंगे, थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगी दोनों देशों के बीच में, और एक तरह का कूल पीरियड आएगा। और इसके अंतर्गत खास बात यह है कि एक इंस्पेक्शन रिजीम की भी बात करी गई है कुछ चेंजेस के अंतर्गत, ताकि वो वेरीफाई कर पाएँ कि सिर्फ बोल नहीं रहे हो आप, कर भी रहे हो नहीं। तो ये कुछ मुद्दे इसमें अभी अटके पड़े दिख रहे हैं। तो स्टार्ट 1, न्यू स्टार्ट, सॉर्ट किसके किसके बीच हुआ, कब हुआ, ये क्लैरिटी आपको हो जानी चाहिए। अगला आर्टिकल जो इसमें बच रहा है वो है ईस्ट एशिया समिट के बारे में, जो 2020 में हुई थी, जिसमें इंडिया के एक्सटर्नल मिनिस्टर ने भी हिस्सा लिया था। तो क्या है भाई ईस्ट एशिया समिट? तो ईस्ट एशियन पैसिफिक रीजन के आसपास जो कंट्रीज हैं वो इसमें हिस्सा लेती हैं। 2005 में शुरू हुआ था और इंडिया इसके फाउंडिंग मेंबर्स में से एक था ईस्ट एशिया समिट के, और महातिर मोहम्मद ने इसकी शुरुआत की थी 1991 में। तो ये आपको याद रहना चाहिए कहाँ से ये आइडिया आया, कौन इसके मेंबर स्टेट्स हैं। इसमें जो 10 आसियान के मेंबर स्टेट्स हैं तो होंगे ही, इसके अलावा बाकी की 8 कंट्रीज़ हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, इंडिया, न्यूजीलैंड, कोरिया, रशिया एंड यूएसए। तो आरसेप में कितने थे, याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ, 16 थे पहले, -1 इंडिया बाहर चला गया, बचे कितने 15। तो वो 16 आरसेप वाले हैं ही इसमें जो ओरिजिनली प्लान थे। इसमें 2 लोग और हैं, बिग 2, मतलब यूएसए और रशिया, ये सारे पार्ट है। तो अगेन ये एक आसियान सेंटर्ड फोरम है जो कि एक आसियान मेंबर द्वारा ही चेयर किया जाता है। देखते हैं कि ईस्ट एशिया में क्या और ज़्यादा कोलैबोरेट किया जा सकता है मेरीन इलाकों में या डेवलपमेंट में या ब्लू इकोनॉमी के क्षेत्र में, ताकि इस इलाके को और ज़्यादा एक्सटेंसिवली ग्रो किया जा सके, इकोनॉमिक कैसे रिलेशनशिप्स ज़्यादा डेवलप की जा सके। तो ये बात थी ईस्ट एशिया समिट की। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका काम क्या है? तो नाम से क्लियर है, इट्स अ ग्लोबल पार्टनरशिप, कई देशों से मिलकर काम कर रहे हैं अपॉन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और फोकस होगा इसका कैसे ह्यूमैनिटेरियन यूज़ हो सकता है और ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट ऑफ एआई। तो दुनिया की पहली ऐसी पहल है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि इसको OECD होस्ट कर रहा है और इंडिया इसका एक फाउंडिंग मेंबर है, तो इसलिए काफ़ी रेलेवेंट हो जाता है कि पहला ऐसा कोई इनिशिएटिव ग्लोबल लेवल पे एआई के आसपास हो रहा है और इंडिया इसमें एक अग्रणी रोल निभा रहा है। तो खास बात यह है कि इससे फ़ायदा इंडिया को मिलेगा कि टेक्नोलॉजी में जो भी डेवलपमेंट होगी उसकी जानकारी और उससे सीखने को भी इंडिया मेंबर बन सकता है। और इसमें जो मेंबरशिप है, जिन कंट्रीज़ ने इसको मेंबरशिप ली है, उनमें चाइना नहीं है और इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर है राइट नाउ। तो इसमें कोशिश क्या होगी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीज़ मिलकर कोशिश करेगी कैसे इंडस्ट्री से सिविल सोसाइटी के लिए, गवर्नमेंट्स के लिए या फिर एकेडमिया के लिए और बेहतर रिस्पॉन्सिबल एआई के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा सके और ग्लोबल डेवलपमेंट में काम आ सके चीज़। तो बेसिक सी बात थी, 3 ही पॉइंट इंपॉर्टेंट थे, कहाँ कौन होस्ट कर रहा है, क्या इंडिया मेंबर है या नहीं, जो दोनों में इंडिया है। अगला जो टॉपिक न्यूज़ में था वो था कोरियन आर्मस्टिस के खिलाफ, जो ये युद्ध विराम जिसे कहते हैं, दोनों साउथ नॉर्थ कोरिया के बीच में हुआ था। होता ही है कि जो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में बहुत सालों से जंग चली आ रही थी, जो 1947-50s तक जो जंग हुई थी, जिसमें एक तरफ चाइना था और नॉर्थ कोरिया था और दूसरी तरफ साउथ कोरिया, और यूके मैंडेटेड जो गवर्नमेंट थी, यूएन मैंडेटेड जो फोर्स थी जिसको यूएस लीड कर रहा था, वो इस तरफ से था। तो इंडिया ने भी एक बड़ा रोल निभाया था इनके बीच में सुलह कराने में। तो असल में कोई ट्रीटी नहीं हुई थी। ट्रीटी मतलब होता है संधि हो जाना, हिंदी में बड़ा क्लियर है संधि। संधि मतलब युद्ध खत्म हो चुका है, एक एग्रीमेंट हो गया है। आर्मस्टाइज का मतलब होता है केवल युद्ध विराम किया गया है, थोड़ी देर तक लिए हथियार रखे गए हैं, युद्ध अभी तक है, पीस एग्रीमेंट नहीं हुआ है। तो ये साइन हुआ था इन दोनों देशों के बीच में और तब से लेके अभी तक, जैसे हाल में हमने देखा है गन फायर हुई थी बॉर्डर पे 3 मई के आसपास, तो इससे इसका उल्लंघन हुआ है। अब खास बात ये कि इन दोनों के देशों के बीच में जब ये युद्ध विराम साइन हुआ था तो एक डीमिलिटराइज जोन बनाया गया था, DMZ,
जहाँ पर बहुत फेमस फ़ोटो थी, जो साउथ कोरियन और नॉर्थ कोरियन, जो साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट और नॉर्थ कोरिया के जो रूलर हैं किम जोंग उन लोगों ने मीटिंग की थी। तो डीमिलिटराइज जोन असल में यहाँ पर एक नो मैंस लैंड है इन दोनों के आसपास कुछ किलोमीटर्स तक, जहाँ कुछ नहीं है, वहाँ पे कोई अपनी तरफ से नहीं जाता है, तो वहाँ केवल जंगल और वो सब उगा हुआ है। एक ऐसा इलाका जहाँ से बनाया गया था कि भाई इसको कोई क्रॉस नहीं करेगा, बफर जोन बनाया गया था, तो उसका उल्लंघन की बात आ रही है। तो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कब हुआ, ये कैसे हुआ, ये थोड़ा जान लें ताकि कोई क्वेश्चन ऐसा आए तो हमारी क्लैरिटी हो। 1953 में आर्मिस्टिस बॉर्ड आया था ये, और याद रखिए पीस ट्रीटी नहीं थी, केवल कुछ समय तक इसमें रुकावट आई थी, जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया। तो यहाँ जो इलाके हैं इसके बॉर्डर के आसपास जो डीमिलिटराइज्ड जोन है DMZ, इसके दोनों तरफ भयंकर आर्मी फोर्सेस लगी रहती है। कहा जाता है कि कश्मीर का ऐसा बॉर्डर काफ़ी खतरनाक बॉर्डर कहा जाता है, दोनों तरफ सेनाएं भारी मात्रा में रहती हैं। उससे ज़्यादा लेवल पे कोरिया के दोनों साइड इस बॉर्डर पे जो आर्म फोर्सेस हैं वो तैनात रहती हैं। और मिलिट्री जो इसका डिमार्केशन लाइन है MDL, ये बाउंड्री है दोनों कोरियाज़ के बीच में। तो याद रखिए जो दो टर्म्स आप न्यूज़ में सुन रहे हैं, DMZ डीमिलिटराइज जोन और दूसरा MDL मतलब मिलिट्री डिमार्केशन लाइन, ये तत्कालिक बॉर्डर है और वो जोन है जो बॉर्डर के दोनों तरफ जहाँ पे सेनाएं या कोई नहीं आता। तो जब नो मैंस लैंड जो क्रिएट किया गया 60 साल तक वो ऑलमोस्ट बचा के रखा है, और वहाँ पर एक वाइल्ड लाइफ भी फ्लरिश हो गई है। तो यहाँ पे न्यूज़ में था कि भाई डोनाल्ड ट्रम्प जब गए थे तो वहाँ भी गए थे, दोनों जो प्रेसिडेंट थे वो वहाँ मिले थे, विच वॉज इन पनमनजोम ये लोकेशन थी, राइट। ये हो गई इसकी बात। अगला आर्टिकल बात करता है वेस्ट बैंक एनेक्सेशन की, जो US उसकी प्लान कर रहा है कि भाई US प्लान कर रहा है तो मतलब US नहीं जा रहा है एनेक्सेशन करने वेस्ट बैंक का, वहाँ पे इजराइल इसका इस्तेमाल करने वाला है किसी तरह। तो यहाँ इजराइल हमेशा एक कॉम्प्लिकेटेड इशू है, एक डिटेलिंग इसमें पता होनी चाहिए आपको कि मैप के हिसाब से कहाँ पर क्या लोकेशन है। अब जैसे ये मैप है इजराइल का, यहाँ कई सारे स्टेक होल्डर्स हैं, पहले उसको डिस्कस थोड़ा कर लेते हैं। ये इजराइल है, यहाँ पे डेड सी है, राइट। डेड सी के पास बॉर्डर लगता है इसका पड़ोसी देश जॉर्डन उसका, और ऊपर सीरिया, यहाँ सीरिया की राजधानी दमस्कस, इस साइड है लेबनन और इसकी राजधानी है बैरट। क्यों बता रहा हूँ मैं वो भी एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे इजराइल आप देख रहे हैं, तो इजराइल का बॉर्डर जहाँ जॉर्डन से लगता है वहीं पर कुछ इलाका है जहाँ पर वेस्ट बैंक है, जहाँ पर एक पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की सरकार है जिनका स्वरूल है वहाँ पर, लेकिन इजराइल का भी हस्तक्षेप इस रीजन में है, याद रखिए। लेकिन वहाँ पर गवर्नमेंट इजराइल के कंट्रोल में तो है, लेकिन वहाँ गवर्नमेंट कोई और रन करती है, जो कि थोड़ी सी जिसको स्वायत्ता दी गई है, वो है वेस्ट बैंक। यहाँ पर है वेस्ट बैंक, वेस्ट बैंक से बॉर्डर लगता है जॉर्डन का जो इसको सपोर्ट भी करता है। बीच में इजराइल इतना बड़ा देश, और यहाँ साइड में एक गाज़ा पट्टी है, गाज़ा स्ट्रिप, जो कि अगेन इधर समंदर से लगती है। तो यहाँ पर है हमास गाज़ा स्ट्रिप में, और हमास के साथ होती है अक्सर गोलाबारी इजराइल की, वेस्ट बैंक के साथ नहीं होती। तो जो यहाँ केस है कि फ़लस्तीनियन लोगों को एक अलग देश देना चाहिए, उसमें एक तो वेस्ट बैंक पूरा का पूरा और दूसरा ये गाज़ा स्ट्रिप, ये दो इलाके इनके डिमांड हैं। और इजराइल का कहना है ये सारा इलाका तो हमारा है ही, वेस्ट बैंक में ही जेरूसलम भी है, तो जेरूसलम भी हमारा है और वेस्ट बैंक भी मैक्सिमम हमारा है, कुछ हिस्सा हमारा नहीं है, वो हम छोड़ देंगे वहाँ की जनसंख्या के लिए। और तो विवाद दो लेवल पे है। वेस्ट बैंक में अभी जो है वो वहाँ पे डेमोक्रेटिक की तरह से शासन है, और वहाँ उनकी खुद की स्वायत्त सरकार है जो काफ़ी हद तक कई मामलों में इजराइल के अंदर है, पर थोड़ी सी उनको इंडिपेंडेंस दी हुई है। जबकि गाज़ा स्ट्रिप में पूरा हमास का कब्जा है। हमास असल में एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने हमास के रीजन में पूरा कब्जा वहाँ किया, और वहाँ से वो रॉकेट दागते हैं इजराइल के ऊपर, और इजराइल बदले में वहाँ रॉकेट दागता है। तो क्योंकि इजराइल का बहुत तगड़ा डिफेंस सिस्टम है तो इजराइल में रॉकेट नहीं गिरते, जबकि जब इजराइल अटैक करता है तो गाज़ा में कई लोगों की जान चली जाती है, जो टेररिस्ट होने के अलावा जो वहाँ के आम लोग हैं उनकी भी। तो इसलिए एक बहुत बड़ी समस्या है, और इजराइल आसपास कई देशों से घिरा हुआ है जो ऑब्वियसली पैलेस्टीन के सपोर्टर हैं। तो पहली बात आई जॉर्डन की, जिसका बॉर्डर लगता है वेस्ट बैंक से, तो ये सपोर्ट करता है। यहाँ है लेबनान, यहाँ है सीरिया। तो याद रखिए जैसे हमने बात करी इस रीजन में गाज़ा स्ट्रिप में कौन सी आतंकवादी संगठन है, ये कौन सा संगठन है, मिलिटेंट हमास। इधर ऊपर है हिजबुल्ला, ठीक है। हिजबुल्ला अलग एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी कभी कभी अटैक करता है इजराइल के ऊपर। हिजबुल्ला इधर रहता है, या तो वो लेबनान में रहेगा या सीरिया में रहेगा। लेकिन जॉर्डन ने इजराइल के साथ एक ट्रीटी कर ली थी कि भाई हम आपस में हमला नहीं करेंगे, हम शांति के साथ रहेंगे। बाकी देशों के थोड़ा जो संबंध उनसे बहुत खराब है, दो देशों को छोड़ के, एक जॉर्डन और एक इजिप्ट, राइट। यहाँ है इजिप्ट, इस साइड बॉर्डर लग रहा है इजिप्ट का, इधर है जॉर्डन। ये हो गई बात इसकी। अब कुछ वर्ड जो और यहाँ सुनने को मिलते हैं, गोलन हाइट्स। गोलन हाइट्स यहाँ पर है, रेड में जो दिख रहा है आपको, ये गोलन हाइट्स है। गोलन हाइट्स असल में पहले सीरिया का इलाका हुआ करता था। 1967 में यहाँ के 8 देशों ने मिलकर, जितने अरब मुल्क थे, सब ने मिलकर हमला कर दिया इजराइल पे। इजराइल ने 6 दिन तक वो जंग लड़ी थी, 6 डे वॉर, और उस 6 डे वॉर में इन सबको हरा दिया था।
और सीरिया का एरिया कैप्चर कर लिया था। पहले इजराइल यहाँ बहुत छोटा सा इलाका था, इधर कहीं पे था, उसने अपना इलाका बढ़ाया ही बढ़ाया इजराइल का, बाकी इधर भी कब्जा कर लिया इसका गोलन हाइट्स को, और इधर एक सिनाई पेनिनसुला था इजिप्ट का, उस पर भी कब्जा कर लिया था। तो जो सिनाई पेनिनसुला था वो वापस कर दिया था उन्होंने इजिप्ट को, लेकिन जो सीरिया का हिस्सा था गोलन हाइट्स का, उस पर कब्जा बनाए रखा था। खास बात यह है गोलन हाइट्स में है पानी और वो थोड़ी है उपजाऊ भूमि, तो उसके ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया 6 डे वॉर में। उसके बाद इस पर धीरे धीरे इसके ऊपर कब्जा करके बोला कि हमारा इलाका है। लेकिन 1981 में यूनाइटेड नेशंस ने भी बोला था कि गोलन हाइट्स जो है वो सीरिया का बिलोंग करता है और वो इनका नहीं है। तो इसी गोलन हाइट्स को कब्जा करने के लिए हिजबुल्ला भी अटैक करता रहता है। हिजबुल्ला पैलेस्टीन के लिए भी करता है और गोलन हाइट्स के लिए भी करता है। तो बहुत से टर्म हो गए हैं, थोड़ा समझते हैं फिर से। यहाँ है मेडिटेरेनियन सी, ये है लेबनान, ये है सीरिया। सीरिया का था गोलन हाइट्स जिसको कब्जा कर लिया इजराइल ने। यहाँ वेस्ट बैंक जिसके इलाके में ज़बरदस्ती लोग बसा रहे हैं। इधर है गाज़ा, गाज़ा से चल रही इजराइल की जंग। इधर है इजिप्ट जहाँ था पहले कौन सा पेनिनसुला, सिनाई पेनिनसुला, पर इन्होंने उसको वापस कर दिया, इजिप्ट के साथ कर लिया एग्रीमेंट, जॉर्डन के साथ कर लिया एग्रीमेंट। तो ये सिनेरियो है अभी इजराइल का। अब वेस्ट बैंक जो इधर का इलाका था जहाँ कुछ फ़लस्तीनी लोग रहते हैं और कुछ उनको स्वायत्ता प्राप्त है, वो चाह रहे थे कि हमें पूरी इंडिपेंडेंस दी जाए, सब कुछ हम अपना खुद कंट्रोल करें। लेकिन इजराइल का कहना है कि नहीं, हमारे कुछ लोगों का घर यहाँ बसता है, जहाँ हमारे यहूदी लोग यहाँ रह रहे हैं वो हिस्सा इजराइल का, और इजराइल उसको ले लेगा। तो इनकी कोशिश है कि वेस्ट बैंक के इलाके में घुस के और एरिया कैप्चर करने की। लेकिन समस्या ये है कि अब इसको लेके बात ये है कि यूएस जब सपोर्ट कर देगा इसको, अभी तक यूनाइटेड नेशंस में और दुनिया भर में इसका विरोध हो रहा है, लेकिन यूएस अगर इसको सपोर्ट करता है तो इसका मतलब कि हाँ भाई अब ये कर सकता है। तो यही विवाद है जो लगा हुआ है। और याद रखिए इसको वेस्ट बैंक क्यों कहते हैं, क्योंकि जॉर्डन रिवर यहाँ बहती है, ये दिख रही होगी आपको, उसके वेस्ट में है ये इलाका, तो वेस्ट बैंक इसलिए भी इसको कहते हैं। तो वेस्ट बैंक और गाज़ा में पैलेस्टीनियन रहते हैं मुख्य रूप से, कुछ पैलेस्टीन इजराइल के बाकी इलाके में भी रहते हैं, लेकिन ये 2 इलाके हैं जहाँ प्रमुख विवाद अभी चल रहा है। और वेस्ट बैंक के अंदर ही है जेरूसलम, और जेरूसलम में राजधानी जो थी नहीं थी पहले इजराइल की, लोग उसको मान्यता नहीं दे देते, पर डोनाल्ड ट्रंप ने आने के बाद वहाँ पे मान्यता दे दी कि वह जेरूसलम में ही इनकी राजधानी है। नॉर्मली इनके तल अवीव को इनकी राजधानी डिक्लेयर किया जाता था। तो जैसे अमेरिका ने मान्यता दे दी, कई देश उधर शिफ्ट होने लग गए। तो ये बात हो गई इसकी। अब सवाल आता है आपको होना चाहिए कि वेस्ट बैंक में ये क्या कहानी थी, क्यों वहाँ वेस्ट बैंक में ऐसा एक डेमोक्रेटिक हल्की सरकार बन गई। वो इसलिए हुआ क्योंकि एक ओस्लो अकॉर्ड साइन हुआ था पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का और इजराइल का, पीएलओ और इजराइल का। तो उससे यहाँ पर इन्होंने बोला चलो पीएलओ को हम मानते हैं कि पीएलओ एक वाजिब संगठन है और इसको थोड़ा स्वराज चाहिए। लेकिन हमास को इन्होंने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया हुआ था, जो यूएन ने भी डिक्लेयर किया हुआ, जो रॉकेट लॉन्च करती है इनके खिलाफ। तो ये सारे प्लेयर यहाँ पर हैं जो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब अमेरिका कोशिश कर रहा है कि वेस्ट बैंक में शायद जो इजराइल का प्लान है उसको वो कह दे ठीक है कर लो, और अगर ऐसा होता है तो बहुत तबाही मच जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी अभी जो वेस्ट बैंक का 40% इलाका है वही पीएलओ के पास है, बाकी इजराइल के पास है। तो वो भी इलाका ही कैप्चर कर लेंगे, तो ऑलरेडी गाज़ा में जो विवाद चल रहा है वो चल रहा है, वो सारा विवाद उठ के वेस्ट बैंक में भी लगने लग जाएगा। तो ये हो गई सारी बात, ठीक है। गाज़ा स्ट्रिप देख लिया, वेस्ट बैंक देख लिया, गोलन हाइट्स देख ली, सिनाई पेनिनसुला देख लिया। इसको लिख लीजिए, याद कर लीजिए कहाँ कौन सा इलाका है, कौन सा बॉर्डर कहाँ लगता है। मेडिटेरेनियन साइड सी के साइड में किसका किसका बॉर्डर लग रहा है, यहाँ लेबनान देख रहे हैं आप, यहाँ गाज़ा का बॉर्डर लग रहा है, इजिप्ट इधर सारी। आगे आते हैं और एक और अमेरिका का एक जो लिस्ट है उसके बारे में देखते हैं, कंट्रीज़ ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न। ये कुछ ऐसे देश हैं जिनका मानना है यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का कि भाई जिनके बारे में विशेष समस्याएं हो रही हैं, रिलीजियस फ्रीडम के खिलाफ ये लोग काम कर रहे हैं और कुछ जो धर्म है उनके खिलाफ यहाँ पे गलत तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। तो इस बार इसमें इन्होंने चाइना और पाकिस्तान को इंक्लूड किया था, जो पर्टिकुलर कंट्रीज़ थी। लेकिन इनकी जो बॉडी थी USCIRF, इसने इंडिया को भी इंक्लूड करने की बात कह दी थी, जो वहाँ के सेनेट ने मंजूर करने से मना कर दिया था। तो उन्होंने इंडिया, रशिया, सीरिया और वियतनाम को जोड़ने से मना कर दिया था, जो उनको भी रिकमेंड किया था। तो इन्होंने अभी जो इनकी लिस्ट में देश हैं वो है पाकिस्तान, चाइना, म्यांमार, इरिशिया, ईरान, नाइजीरिया, नॉर्थ कोरिया, सऊदी अरेबिया, तजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। तो 2-3 कंट्रीज़ हैं जो शायद आप गलत कर दें कि क्या चाइना इसका पार्ट है, तो है, तुर्कमेनिस्तान भी है और तजिकिस्तान भी है। बाकी सारी कंट्रीज़ तो एक यूजुअल सस्पेक्ट हैं जिनको आप लगा ही सकते हैं, अच्छा ये तो होंगे इस लिस्ट पर। इंडिया, रशिया और इनको इन्होंने करने से मना कर दिया था। तो क्या होता है भाई, इनका मानना है कि भाई ये कंट्रीज ऐसी हैं जो रिलीजियस फ्रीडम को बढ़ावा नहीं दे रही हैं और काफ़ी ऐसे कार्य कर रही हैं जिनसे उनके राइट्स का हनन हो रहा है। तो कंट्रीज़ ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न के बाद एक स्पेशल वॉच लिस्ट भी है इनकी, जो कि ये कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि इनके सारे क्राइटेरिया को पूरा तो नहीं करती, लेकिन कुछ को लेकर वायलेशन करते हैं। इसमें कोमोरोस, क्यूबा, निकारागुआ और रशिया इस लिस्ट पे हैं। सूडान, उज़्बेकिस्तान इस लिस्ट से हटा लिए गए हैं।
तो बेसिकली इतनी डिटेल नहीं पता होनी चाहिए, उतनी रटने की ज़रूरत नहीं है हमें, पर हाँ इतना पता होना चाहिए पर्टिकुलर कंसर्न यूएन का नहीं, यूएस की एक लिस्ट है। इंडिया को डालने की कोशिश की गई थी पर इंडिया को पर्टिकुलर कंसर्न की लिस्ट में नहीं डाला गया, किसी लिस्ट में नहीं डाला गया बेसिकली। लेकिन रशिया को इन्होंने किस में डाला है, स्पेशल वॉच लिस्ट में। पहले स्पेशल लास्ट लिस्ट, फिर वहाँ से निकाल के आपको डालते हैं पर्टिकुलर कंसर्न लिस्ट में। तो इस टॉपिक में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।